वीकेंड के स्पेशल सेशन के बाद आज भारतीय बाजार में फिर से शुरुआत किया है, शुरुआत के हैं संकेत, लेकिन पिछले हफ्ते की शानदार तेजी और बड़े रिकॉर्ड के बाद अब बड़ा सवाल है कि क्या हम एक प्री इलेक्शन रैली में जा रहे हैं। क्या मार्च का महीना बाजारों के लिए बेहद शानदार और बेहद ऐतिहासिक होगा, और आज जब एफआईज और गवर्नमेंट फंड फुल फ्लेज लौटेंगे बाजार में तो एक्शन कहां और कितना होगा, इसी पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक और दमदार हफ्ते के लिए जहां पर संकेत काफी मजबूत आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। और सैटरडे को तो हमने स्पेशल सेशन में बड़ा एक्शन देख ही लिया, आज भी पूरी एक्सपेक्टेशन एक्शन अच्छा रहेगा। बताएं सर, आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं? दीप, आज के ट्रिगर से पहले कल का ट्रिगर बताता हूँ। कल मुंबई में पिछले 12 साल का सबसे ठंडा दिन था, मार्च के महीने का, बिल्कुल। कल एकदम से टेम्परेचर में बड़ी तेज गिरावट हुई, बहुत बढ़िया, तो उसका असर आपको यहाँ दिख रहा होगा। दिख रहा है, पता है सर। तो आज अगर आवाज़ में थोड़ा थ्रो ना आए और थोड़ा वैसा लगे तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बोला जा रहा है। बिल्कुल सर। तो लेकिन एकदम से मौसम बदलता हुआ दिख रहा है, बादल छाए हैं, बारिश, ऐसा लग रहा है जून जुलाई का महीना आ गया है। परसों इतनी गर्मी और फिर कल अच्छी खासी ठंडा। कश्मीर में बर्फ़ गिर रही है, बिल्कुल। दिल्ली में बारिश गिर रही है और मुंबई में बादल छाए हुए हैं। ये है, देखिए, और मार्च के महीने में ये सब मार्च के महीने में होता है। कश्मीर में तो खतरनाक बर्फ गिर रही है, मतलब ऐसी कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ लग रही है, थोड़ा लेट होता दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कश्मीर में बर्फ़ गिरने का सिलसिला। आमतौर पर मार्च के अंत तक तो मतलब ये खत्म होने लगता है। इस बार जनवरी में बर्फ़ ही नहीं थी। इस बार जनवरी में बर्फ़ नहीं। पिछली बार मुझे याद है इसी वक्त मार्च के अंत में मैं गया था कश्मीर, और तब कुछ अलग ही नज़ारे थे। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन इस बदलते हुए मौसम में आप जरूर ध्यान रखें अपनी सेहत का। बाजार का मौसम भी बदलता हुआ दिखा है। पिछले हफ्ते हल्के फुल्के करेक्शन के बाद जो शुक्रवार और शनिवार को एक्शन हुआ है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं आज के बड़े ट्रिगर्स। डाउ फ्यूचर हल्के फुल्के दबाव में 40-50 में नीचे, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आज का स्टार है दुनिया भर में, वो है निक्केई। पहली बार 40,000 के पार निक्केई, ये वो इंडेक्स है जो पहली बार, और इस साल ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 महीने में 20% बढ़ा है। मुझे याद आ गया अतुल सूरी साहब जिन्होंने कहा था कि जब भी कोई मार्केट हाई लगाता है, ग्लोबल मार्केट हाई लगाता है, तो वही हाई लगाकर रुक नहीं जाता। एग्जैक्टली। और उन्होंने कहा भी था कि 20 से 30% की तेजी आप ग्लोबल मार्केट्स में अगले 2 सालों में होते हुए देखेंगे। वो अलग बात है, 2 महीने में निक्केई ने दिखा दी, देखिए गजब की तेजी होती दिख रही। तो आइए आज के ट्रिगर्स पर फिर से लौटते हैं। कच्चा तेल ये ज़रूर थोड़ा ऊपर आया है, $84 के आसपास। उत्पादन में कटौती के संकेत आते दिखे हैं ओपेक प्लस की तरफ से, उससे कच्चे तेल की जो तेजी को थोड़ा सा जोर मिला है। प्ले स्टोर पर इन्फो एज के ऐप्स Naukri.com और 99acres.com फिर से गूगल को रिस्टोर करने लगे हैं। क्लास लगाई है गूगल की आईटी मिनिस्ट्री ने, और आज बुलाया है, 5 बजे मीटिंग भी रखी है सर। और इसलिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसी पर एक रील भी डाली है। अच्छा। हाँ, कि गूगल की दादागिरी हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। ये सरकार ने साफ साफ बता दिया, अपनी मर्जी से आप कुछ भी करें, ये चलने वाला नहीं है। और आज का मेरा स्टॉक ऑफ द डे इसी से मिलता जुलता है। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, तो हिंट भी आ गया आपको, और बड़ी खबर है, इसका इम्पैक्ट भी। अनिल जी ने रील भी डाली है, आप ज़रूर इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर जाकर इसे चेक भी करें। एंड ऑफ कोर्स आज ये जो मैंने केबिन से रील डाली, आप इसमें रील में देखिए, कल की इतनी तेज ठंड के बाद इतनी जबरदस्त सनशाइन, बढ़िया धूप आ रही है। हाँ, मैंने बड़े दिनों, आप चेहरा देख सकते हैं कितनी खतरनाक धूप है। मैंने इसलिए कर्टेन्स हटा दिए। अच्छा, कहा यार, मतलब बड़े दिनों बाद विटामिन डी मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। मुंबई में लोगों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं होते। हमारे जैसे लोगों को सुबह जाने से, घर से निकलते उससे पहले अंधेरा होता है, घर पहुँचने में के बाद भी अंधेरा ही होता था दिन में, और दिन में आप कैबिन में और स्टूडियो में तो कहाँ सूर्यदेव के दर्शन करेंगे। आज इतनी चमकदार धूप मिली है, मतलब देख के एनर्जी आ गई। सर, एब्सोल्युटली मज़ेदार है। चलिए, तो अच्छा मूड मौसम है, और पूरा बाजार का भी मूड मौसम बढ़िया बना हुआ है। हमारे सेशन की भी बात करते हैं, बट आज का स्टार है, जो आपने मेंशन किया, पहले उससे करते हैं शुरुआत। 20% की रैली, पहली बार 40,000 के पार। सर, दीप, यही होता है कि जितना लंबा समय आप, जितना टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन दिखाएंगे, और उसके बाद जब बड़े ब्रेकआउट होते हैं तो वो ब्रेकआउट छोटे मोटे नहीं होते, वो बहुत बड़े ब्रेकआउट होते हैं। और कभी भी आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड को शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ मिक्स करने की कोशिश न करें। और यही आप जापान में होते हुए भी देख रहे हैं। कितने 45 साल लगाए जापान, 35 साल लगाए, 34 साल, हाँ 35 साल लगाए जापान ने यहाँ आने में। अब 35 साल में चलकर यहाँ तक पहुँचे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और पहली बार जापान में ऐसा होने जा रहा है इतने सालों बाद कि ब्याज दरें नेगेटिव से पॉजिटिव आ सकती है। जो हमारे दर्शक रेगुलर है वो तो जानते हैं,
हर रोज़ नए दर्शक भी बहुत सारे जुड़ते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर आप बैंक में जाकर पैसा रखते हैं तो बैंक आपसे ब्याज लेता है। हाँ, सही सुना आपने, आपसे ब्याज लेता है। बोला आपका पैसा हमारे पास पड़ा है, हम आपसे पैसा लेंगे, न कि आपको ब्याज देता है। इसे कहते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, यानी कि पैसा रखने के लिए आपको पैसा, ये ऐसा हो गया ना कि आपने जैसे हमारे यहाँ आपने कोई अपना कीमती सामान किसी के यहाँ रखा, जैसे आप फॉर एग्जांपल बैंक के लॉकर में जाके आप कुछ रखते हैं तो लॉकर के जो चार्जेस रहते हैं ना, वैसे ही जापान के बैंक अपने बैंक में पैसा रखने के लिए चार्जेस देते हैं, नेगेटिव इंटरेस्ट है। वो बोलता है आपको उधार चाहिए लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इतना पैसा उनके पास है। इसीलिए तो ये हमारे बुलेट ट्रेन वगैरह प्रोजेक्ट में 0% पे 100 साल का क्यों पैसा वो डाल देते हैं। उनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, हमारा पैसा तो लग रहा है। लेकिन पहली बार 35 साल बाद अब ये संकेत आ रहे हैं, जब हाई बन रहे हैं, कि वहाँ पर ब्याज दरें पॉजिटिव हो सकती है। और एक चीज़ समझिए, ब्याज दरें बढ़ने की भी ज़रूरत होती है। जब तक अगर ब्याज दरें ना बढ़े, महंगाई ना हो, तब तक ग्रोथ नहीं आती। ग्रोथ और महंगाई का चोली दामन का साथ है। अगर आप महंगाई बहुत ज़्यादा कम करेंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसलिए जापान में ग्रोथ आने के जो संकेत है वो जापान को मजबूत कर रहे हैं। पिछले पूरे एक साल में जापान के बाजार बढ़े कितने? 25% पूरे एक साल में। और इस 2 महीने में, इस साल के 2 महीने में बढ़े हैं 20%, वो भी हायर बेस पे। वैसे देखा जाए तो पिछले साल के बेस पे देखेंगे तो 25% इस साल भी बढ़ गए। सो ये तेजी जापान में अनाप शनाप होती दिख रही है। अब अगर आपको लगता है कि हम बहुत भाग गए, 22,400 हो गया, 22,300 हो गया, हम तो बहुत तेजी में हैं, तो सोचो जापान क्या तेजी दिखा रहा है। 2 महीने में 20% बढ़ना कोई मजाक नहीं है। लेकिन दीप, यही हाल लगभग सारे ग्लोबल मार्केट्स का है। एक के बाद एक ग्लोबल मार्केट्स हाई पर हाई बना रहे हैं। और मैं सारे दर्शकों को एक राय दूंगा, एक बार फिर से हमारा पिछला एपिसोड जो है बिग ट्रेंड विद एएस, वो ज़रूर देखिएगा। और कोशिश हम ये करेंगे आज उसको फिर से प्ले करने की उस शो को, क्योंकि उसमें अतुल सूरी साहब ने एक ट्रेंड को बहुत अच्छे से बताया। और उनका कहना है कि अगले 2 साल में ग्लोबल मार्केट्स 20 से 30% की तेज़ी दिखाने को तैयार हो रहे हैं। क्योंकि जब लाइफ हाई पर मार्केट पहुंचते तो वो पहुंचकर बहुत बड़ा कमाल करते हैं। यही कमाल आपका अमेरिका में होते हुए दिख रहा है। आप देखिए शुक्रवार के सेशन में अमेरिका में डाउ ने रिकॉर्ड बनाया, S&P ने रिकॉर्ड बनाया, तो तेज़ी भरपूर है। हम कुछ तेज़ी कल बचा चुके हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ग्लोबल सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त आता दिख रहा है दीप, इसमें कोई डाउट नहीं। और कोई गलत फहमी भी ना रहे कि हम ही बढ़ रहे हैं, हमारे बाजार ही बढ़ रहे हैं। हमसे ज़्यादा बढ़ने वाले भी बहुत हैं यहाँ पर, बहुत है। दूसरी बात, एक और जो बड़ा ट्रिगर आज के लिए है वो है कच्चे तेल का। ठीक है, अब कच्चे तेल में ये हुआ है कि $84 के आसपास का लेवल है। डर लग सकता है? नहीं, ज़्यादा कोई डरने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि ओपेक प्लस की तरफ से थोड़ा सा उनके प्रोडक्शन में जो कटौती के पहले संकेत थे उसको आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की, विच इज़ नेचुरल। एक ज़माना होता था इस तरह के संकेतों पे कच्चा तेल $8-10 भाग जाता था। अब $2 चढ़ के उसमें हाफने लगता है। सो कोई बहुत ज़्यादा हमें, जब तक कि कच्चा तेल कोई $90 के आसपास इसके ऊपर ना पहुंच जाए, ऐसे कोई टेंशन वाली बात है। ऐसा बड़ा रिएक्शन नहीं, इसको देख के कोई टेंशन। सीधी हर क्या होता है, हर वक्त ना कोई न कोई चीज़ का एक ट्रिगर होता है। एक ज़माना होता था, मुझे याद है, दोपहर में 12 बजे महंगाई के आंकड़े आते थे जी, ठीक है, दोपहर में 12 बजे, और कैसे आते थे? वीकली, हर हफ्ते आते थे। और महंगाई के आंकड़े उस ज़माने में इतने इंपॉर्टेंट होते थे कि उसके बेसिस पे मार्केट आधा 1% ऊपर नीचे हो जाता था। उसके बाद एक ज़माना आया जब यूरोप के बाजार खुलते थे 12:30-1 बजे। यूरोप के बाजार खुलने पे मार्केट ऊपर नीचे हो। आज यूरोप में हमें पता भी नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग, देखते आज महंगाई के आंकड़ों से फर्क ही नहीं पड़ता। करेक्ट। सो हर वक्त एक ज़माना कच्चे तेल के हिसाब से मार्केट चलता था, एक ज़माना था FI के डेटा पे चलता था। हर वक्त ट्रेंड और ट्रिगर्स बदलते रहते हैं। किस वक्त कौन सा ट्रिगर चल रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इस वक्त वो ट्रिगर है ही नहीं। इस वक्त ट्रिगर है लोकल ट्रेडर्स का, लोकल फंड्स का क्या एक्शन है, उनके दम पर हमारे बाजार चल रहे हैं। तो अगर उनकी खरीदारी है, बाजार मजबूत है। FIs की बिकवाली पे भी नहीं गिरते, गिरने में 4 दिन लगाते, बढ़ने में 1 दिन। करेक्ट, दिख रहा है मतलब वैसा हाल है। सो वो सारी मजबूती है। सो आई थिंक ग्लोबल सेटअप बहुत बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं। कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, तो ग्लोबल मूड माहौल बढ़िया है, ओपेक के फैसले से कुछ इम्पैक्ट नहीं है, जापान तो बढ़िया तेजी में दिखाई रहा है। हमारे बाजार भी फ्राइडे को बड़ा ब्रेकआउट आया, सैटरडे को फॉलो ऑन एक्शन रहा, कम वॉल्यूम्स वाले दिन, कम पार्टिसिपेशन, छोटे ट्रेडिंग सेशन के दिन अच्छे परफॉर्मेंस हमारे बाजार में परफॉर्मेंस रही। और दीप, ये तेजी का बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड नजर आ रहा है जो मैंने शनिवार को भी टच किया था, एक बार फिर से टच करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है शनिवार को सारे लोग ना भी रहे हों। गिरने में जितना समय लगाता है, बढ़ने में उससे बहुत कम, 4 गुना समय गिरने में लगता है, तेजी तुरंत हो जाती है। मतलब जैसे ही आप खाली हुए, पोजीशन थोड़ी आपने हल्की की, जैसे आपका सेंटिमेंट खराब हुआ कि बहुत गिरेंगे, बाजार ऐसा सरप्राइज देता है। और जिस स्टॉक को आपने बेचा है, जिसमें प्रॉफिट बुक किया या शॉर्ट किया, वही सबसे तेजी से बढ़ता है। या आप पूछ के देख लीजिए,
अगर आप भी जरा एक बार मुझे ट्वीट करके एक्स पर पोस्ट करके बताइए कि आपके साथ भी होता है कि जो शेयर आप बेचते हैं जी, या जिस शेयर को शॉर्ट करते हैं या जिस शेयर में आप मुनाफा वसूली करते हैं, वही स्टॉक जब बाजार रिकवरी देता है तो सबसे तेज़ी से भागता है। हल्का होते ही स्टॉक हल्का हुआ, आपका पोर्टफोलियो हल्का हुआ, आपका सेंटिमेंट कमज़ोर हुआ, तो ये सेंटिमेंटल करेक्शन भी साथ में आता है और प्राइस करेक्शन भी साथ में आता है, और उसके बाद जो बढ़ता है ऐसे बदले की भावना से शेयर बढ़ते हैं कि हमको क्यों बेच दिया। सही बात है। ये तेज़ी का टिपिकल ट्रेंड है और ये बड़े ट्रेंड की तरफ दिखाता है। पूरी की पूरी तेज़ी आपकी स्क्रीन पर हो रही है, ऐसा नहीं कि गैप से खुल के आप गैप छोड़ कर आ रहे हैं, कहीं बाजार गैप नहीं छोड़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। हर एक लेवल पर बाइंग और सेलिंग होती हुई दिख रही है। जैसे सेंटिमेंट और आपका पोजीशन दोनों हल्की हुई, बाजार तेज़ी से उछल जाता है और छोटे मोटे कंसोलिडेशन आपकी बड़ी ट्रेडिंग रेंज में चलते रहेंगे। एक तेज़ी बनाई आपने, एक लेवल पर जाके रुके, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, थोड़ा पीछे आए और वापस भाग गए। अब दीप आपको मैं एक बताऊं, अब तो ऐसा हो गया कि 21,850 21,850 आपको याद है हम बोलते थे ये आखिरी बाधा है, यहाँ से जब बाजार बाहर निकलेगा बहुत खतरनाक ट्रेंड में जाएगा, बोला था आपने। और अब 21,800 850 इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, डबल बॉटम बना चुका है 21,875 और 21,860 पे। 21,800 के नीचे की अभी आपको मंदी ही नहीं दिखती है, यानी कि कितनी रिस्क है, 500 पॉइंट की। 500 पॉइंट की रिस्क में क्या मिल रहा है आपको? 24 में 24,000। ओहो, 24 में 24 हमारी पहली जनवरी की थीम थी, बिल्कुल। 500 पॉइंट की रेस में 24 में 24,000 मिल रहा है। वाओ। तो अगर 21,800 आपका टूटेगा तो आपको चिंता करनी है। गॉट इट। जब तो 21,800 टूटने में कितनी जगह बची है? 500 पॉइंट की। करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट। 500 600 पॉइंट, 600 मान लीजिए, लेकिन सामने 1,600 पॉइंट है आपके पास। बढ़िया अपसाइड है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। ये है आपके लिए, ये सेटअप बन रहा है। सो आई थिंक बढ़िया है, बने रहें, डटे रहें, छोटे मोटे करेक्शन में डरे घबराए नहीं, बस ये ध्यान में रखें। छोटे मोटे करेक्शन में घबराना नहीं है, बने रहना है, डटे रहना है। बाजार बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है, ये कुछ खास बात आज के लिए अनिल जी की तरफ से आ रही है। और कुछ एक्शन सर आज स्ट्रैटेजी के? आज की स्थिति में दीप देखिए, मैं अगर शनिवार के सेशन को हटा दूं तो आज ये समझो कि आज शुक्रवार के बाद सीधा सोमवार आया है, तो मेरे पास क्या क्या है जी। ग्लोबल संकेत अच्छे, अमेरिका में अच्छी तेजी हुई थी, बहुत बढ़िया। हमारे इकोनॉमिक डेटा मजबूत है, जीएसटी कलेक्शन 1,68,000 करोड़ के आसपास आया, 13-14% बढ़कर। एफआई ने खरीदा था शुक्रवार को, लोकल फंड्स ने खरीदा शुक्रवार को, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अब शनिवार के स्पेशल सेशन में थोड़ा इसका असर दिखा, लेकिन अगर ये संकेत सोचिए, अगर शनिवार को नहीं हो कि आज हम सुबह शो कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है इन संकेतों में सिर्फ 10 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ना चाहिए? नहीं। हाँ नहीं। क्या सिर्फ 40 पॉइंट निफ्टी बढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से कम बढ़ा है, अभी भी पूरा असर आना बाकी है। ठीक है, दिग्गज शेयरों में अभी भी मजबूती रहेगी। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चलते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बाजार मार्च के महीने में प्री इलेक्शन रैली के लिए तैयार होता दिख रहा है। हम आपको 2-3 दिन से मार्च की सीरीज की शुरुआत से लगातार बोल रहे हैं किस तरह से इलेक्शन ईयर में मार्च का महीना 7% के मुँह पिछले 2 बार में दिखाया है और 2009 में 9% का मुँह दिखाया है। अब कोई ऐसी वजह नहीं है, पिछले 3 इलेक्शन और इस इलेक्शन में इतना ही फ़र्क है कि इस बार सर्टेन ज़्यादा बाजार मान के चल रहा है कि सरकार यही रिपीट होगी और आराम से होगी। पिछले 3 इलेक्शन में क्वेश्चन मार्क ज़रूर थे, थोड़े बहुत ही सही, कि इस बार ये क्लियर कट मेजोरिटी वाला मामला। फिर भी घटने का तो कोई रीज़न नहीं है आपके पास में, जब इलेक्शन की सर्टेनिटी है, ग्लोबल हाई पे हाई है, डेटा आपके अच्छे इकोनॉमिक है, एफआई लोकल फंड्स खरीद रहे हैं। अब उसके बाद तो मतलब कोई प्रभु ही आके आपके बैंक अकाउंट में से पैसा निकाल ले, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एक सौदा कर ले और आपके डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र कर ले, ये भगवान ही आके करे तो अलग बात है। सही बात है। मतलब अब कुछ तो करो। हाँ, कोई नहीं करना चाहता उसका तो कोई इलाज नहीं। मतलब अब कई बार लोग होता है ना, मैं सब सर्टेनिटी आ जाए, अब फिर एक ही समस्या रह जाती है लोगों के पास, वो सब ठीक है लेकिन लाइफ हाई पे। अब लाइफ हाई पे चीज़ें खराब कैसे होगी? खराब चीज़ें होती है तो लाइफ लो होता है ना। एग्जैक्टली। अब आपको भाव लाइफ लो के चाहिए और सेंटीमेंट लाइफ हाई का चाहिए, तो ये तो मोबिलाइज करता नहीं ना। एग्जैक्टली। भाव अच्छे हैं तो फिर सेंटीमेंट ख़राब है, सेंटीमेंट अच्छा है तो भाव ख़राब है, तो दोनों चीज़ें तो साथ में नहीं आती। सो सारी चीज़ें अगर आप टिक करने जाओगे तो लाइफ हाई पे मिलेगा। लेकिन अब भी और कोई बची रहेगी है तो बता दो, ये और हो जाए तो मेरी इच्छा पूरी हो जाए, फिर मैं शेयर में पैसा लगाऊं। सही बात है। सिर्फ एक ही रहेगी करेक्शन है। अब वो करेक्शन तो ओब्लाइज नहीं करता ना, दी प्रॉब्लम नहीं है। आप हम चाहें तो करेक्शन आ जाए ऐसा नहीं ना, और आता है तब लिया नहीं जाता। करेक्ट सर।
यहाँ तो अभी भी लोग अंडर इन्वेस्टेड इक्विटी में, पैसा कहाँ पूरा लगाया है, नहीं लोगों ने। लगाया, जितना लगाना अभी भी चाहिए, जगह है। इसलिए प्री इलेक्शन रैली के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल। चलिए, मूड अच्छा है, माहौल अच्छा है। पिछले हफ्ते का जो हैंडओवर है, सैटरडे का भी जो हैंडओवर है वो बढ़िया है हमारे बाजार के लिए। संकेत सर आज के संकेत, वैसे मैंने शनिवार के सेशन को एडजस्ट करके संकेत लिए जी। इसलिए 4 संकेत आपको न्यूट्रल दिखेंगे, ग्लोबल, एफआईएस, डीआईएस, एफएनओ, क्योंकि हम कुछ हद तक डिस्काउंट कर चुके हैं। सेंटिमेंट ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर ये नहीं होते तो मेरे लिए सारे संकेत पॉजिटिव होते, 5 एक्सेप्ट एफएनओ के न्यूट्रल है। 22,300 22,350 पहला सपोर्ट जोन है आपके लिए। इसके ठीक नीचे 22,125 22,225 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है, और इस रेंज में आने पर आपको सारी शॉर्ट्स काट के लॉन्ग पोजीशन भी बनानी चाहिए। ऊपर कितना जा सकते हैं? 22,400 425 हल्की फुल्की रुकावट की जगह हो सकता है वहीं पर खुले। एक बार 22,425 के ऊपर निकल कर आप टिके तो निफ्टी ब्लू स्काई जोन में जाएगा। खुला नीला आकाश है, अनचार्टेड टेरिटरी है, इसकी मर्जी है जहाँ ऊपर जाए। लॉजिकल टारगेट अगला 22,500 के आसपास का बनता है ऑप्शंस के डेटा के लिहाज से। गॉट इट। बैंक निफ्टी 46,900 47,100 आपके लिए पहला सपोर्ट रेंज है। ठीक नीचे 46,575 46,725 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और इस रेंज में ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर 47,500 47,650 पहली रेंज है, यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। पार करके निकले तो 47,725 47,875 वो रेंज है जहाँ पे डीप मुझे लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो वापस नीचे का इंतजार करें खरीदारी करने के लिए आज से। गॉट इट सर। चलिए, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स, बड़े लेवल्स जो बाजार के लिए आज निकल कर आ रहे हैं। एफआईएस की पोजीशनिंग वैसी है सर, पुट कॉल रेशियो में भी हल्का ही बदलाव है, कुछ ज़्यादा खास दिक्कत नहीं, पोजीशंस भी कम बनी है। स्टॉप लॉस दे दूं जी। एक ये निफ्टी में इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 22,200 का, ठीक है, जिसको छोटा रखना है 22,300 रख ले, लेकिन 22,200 ज़्यादा ठीक है। बैंक निफ्टी में एक ही स्टॉप लॉस है 46,900 का, आप चाहें तो थोड़ा नीचे का भी रख सकते हैं, लेकिन 46,900 मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। 400 पर नीचे का ये स्टॉप लॉस ठीक है। शॉर्ट साइड पे एक ही स्टॉप लॉस है 22,425 का, यही रखिए। शुक्रवार का भी यही था, आज भी यही है, माफ़ कीजिएगा शनिवार का। और शनिवार का बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस जो था इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 47,500 का, आज भी यही रहेगा आपके लिए, क्लियर कट। और इन स्टॉप लॉस में कोई छेड़छाड़ और बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, आज ज़रूरत नहीं है, बदलाव नहीं करें। ठीक है, बताएं सर फिर नई पोजीशंस क्या खरीदना है। निफ्टी 22,225 22,325 की रेंज में 2 टुकड़ों में लीजिए, थोड़ा 22,325 पे ले लीजिए और थोड़ा 22,225 पर। 22,125 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट होंगे आपके 22,375 22,400 के, 2 छोटे टारगेट। 22,425 के पार निकलने के बाद अगला बड़ा टारगेट 22,500 के आसपास आता है। 5-25 पॉइंट आप अपना दिमाग खुद लगा लें, पोजीशन को होल्ड करें, ट्रेल करते चले स्टॉप लॉस को। समझो 22,450 हो गया तो आपका स्टॉप लॉस 22,400 पे ले आए, 475 हो गया 425 पे ले आए। ऐसा स्टॉप लॉस अपने हिसाब से ट्रेल करते चलें और ऊपर 22,500 के आसपास के लेवल पर पहुँचे, फिर वहाँ रिव्यू कर लें। ओके। जो लोग बेचना चाहते हैं निफ्टी ज़रूर बेचें। बेचने के लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बेचने की राय है, और वो भी कब, जब 22,300 तोड़े तो, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस विजिबल है। 22,300 के नीचे खराब नहीं हो रहा निफ्टी, लेकिन जिसको बेचना हो तो बेचेगा। राइट। और बेचने में क्या है कि स्टॉप लॉस 125 पॉइंट ऊपर का क्लियर है दीप, 22,425 का, ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। 22,250 22,225 दो छोटे टारगेट, 22,200 22,125 दो बड़े मीडियम टारगेट, बस ठीक है, बस इतना ही। ना ज़्यादा है ही नहीं कुछ। गॉट इट। बैंक निफ्टी खरीदना है, अच्छी रेंज खरीदने के लिए 46,900 47,100 की रेंज में मिले तो ज़रूर मौका लीजिए। स्टॉप लॉस 46,800 का, टारगेट 47,125, माफ़ कीजिए 46,900 47,050 में लेना है, 100 नहीं। और टारगेट होगा आपका 125 का पहला, 225 का दूसरा, 47,300 425 और 47,500 तक के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। इस रेंज में आप 47,000 के करीब, ठीक है। अब आइए, एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप सीधा 46,900 के स्टॉप लॉस के साथ खरीद लीजिए, इंतजार मत कीजिए कि नीचे आए ना आए, क्योंकि बैंक निफ्टी भी आपको ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था शुक्रवार को। शनिवार को हालांकि ठंडा रहा, देखते हैं आज में एक और ब्रेक दिन है, अगर बढ़ जाता है, मजबूत हो जाता है निफ्टी के मुकाबले में, और हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, तो 46,900 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट 47,425 47,500 का होगा आपके लिए छोटा वाला, 47,650 725 मीडियम टारगेट, 825 875 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ठीक है सर, गॉट इट। अब आइए बेचने के लिए बेचना, एक अच्छी रेंज है जहाँ बेचा जा सकता है और बेचना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रेसिव ट्रेडर्स 47,725 47,875, ये 150 पॉइंट की रेंज, इसमें 2 टुकड़ों में बेच दीजिए आप। 48,000 का स्टॉप लॉस होगा। 47,650 525 दो छोटे टारगेट हैं। 47,450 47,375 दो मीडियम टारगेट हैं। 47,300 47,225 फाइनल टारगेट के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं।
ठीक है, गॉट इट। चलिए, आपके लिए सारे टारगेट्स और इंपॉर्टेंट लेवल्स। बैन में जी एंटरटेनमेंट है, बना हुआ है, कोई बदलाव वहाँ पर आपको होते हुए नहीं दिखाए। सैटरडे के जो फंड एक्शन है कम है, लो वॉल्यूम्स पर है, वो डिस्कस करें, उसमें कुछ ज़्यादा तो मूव हमें नहीं दिखी। हल्का पार्टिसिपेशन था, हाँ, टच थोड़ा सा हल्का तो पार्टिसिपेशन तो था वहाँ पर। हमने देखा आपका सवाल आ सकता है, मैंने क्या किया है, मैंने फ्राइडे सैटरडे मिला के किया है। हाँ, ठीक है ना। अब फ्राइडे सैटरडे मिला के दीप क्या है, देखो कैश मार्केट में 3800 करोड़ के आसपास की खरीदारी लोकल फंड्स की है और करीबन 5000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी एफआईज की है। तो नेट अच्छे खरीदारी के आंकड़े। अब आइए डेटा के लिहाज से 22,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल कर आ रहा है, जहाँ 67 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। ये सपोर्ट का काम करेगा। इसी के दम पर मैंने 22,200 का स्टॉप लॉस दिया है आपको। ठीक है, ऊपर में कॉल रेटिंग बहुत छोटी है, 22,500 पर मुश्किल से 40 लाख शेयर है, हल्की फुल्की रुकावट वहाँ पर है। बस ये आपके लिए लेवल्स हो गए। ठीक है, निफ्टी के बैंक निफ्टी 46,500 तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 47,000 ये सपोर्ट का काम करेगा और 47,500 पे हल्की फुल्की रुकावट। बस दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं। ओके सर, चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा बाजार का एक्शन। आज की स्ट्रैटेजी, नए हाई पर है बाजार, यहाँ से एक्शन आपको भरपूर देना भी चाहिए। एक्शन पूरा स्टॉक्स में भी दिखने वाला है 8:30 बजे भी और 9 बजे भी। तो आइए पहले लेते हैं इस समय का स्टॉक ऑफ द डे अनिल जी की तरफ से। बताएं सर, कौन सा स्टॉक लेकर आए आप? इन्फो एज नौकरी.com, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय और जो लेवल्स दे रहा हूँ फ्यूचर्स के, यदि 5,165 5165 ये आपका स्टॉप लॉस का लेवल है। 5250 5275 और 5335 के बड़े टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। गूगल ने इनके नौकरी.com और 99 एकर्स और एक शिक्षा 3 ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया था। सरकार के पास गए, सरकार ने गूगल को झाड़ लगाई, बोले ये क्या कर रहे हो, दादागिरी नहीं चलेगी। एग्जैक्टली, आओ जरा तुम्हारी क्लास लगाते हैं। 5 बजे शायद आज मीटिंग है। ये भी जा रहे हैं, 10 और दूसरी कंपनियों को बुलाया है, बोले कि इस तरह से काम चलने वाला नहीं इंडिया में। बिल्कुल। सो इमीडिएटली गूगल ने रिस्टोर कर दिया। तो मेरे ख्याल से एक रात की बात है। तो और अब इस पर पॉलिसी भी बन जाएगी। ऐसे मनमाने तरीके से गूगल डालना हटाना ये सब कर नहीं पाएगा। करेक्ट होगा, गूगल की भी अपनी समस्याएं होगी तो वो रखेंगे सरकार के सामने, लेकिन जो होगा काम प्रोसेसर सिस्टम से होगा, दादागिरी से नहीं होगा। तो ये है, इस हिसाब से हमें लगता है कि इन्फो एज वैसे भी स्टॉक हमें बहुत पसंद है। 4,000 रुपये से मैं लगातार रिकमेंड कर ही रहा हूँ। पिछले नतीजों के वक्त से मुझे बहुत पसंद है स्टॉक, मुझे लगता है अच्छा कर सकता है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। बिल्कुल, तो अच्छा मौका इस पर मिलने वाला है, अच्छा एक्शन आएगा। 9 बजे एक स्टॉक ऑफ द डे भी है और एक आर के स्वामी का आईपीओ है जो आज खुल रहा है, उसका भी रिव्यू किया, बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी, अच्छा, मजा आएगा आपको सुनने में, देखने में, और राय भी वेरी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, आर के स्वामी अलग तरह की कंपनी है और राय नाम भी अलग तरह का है। आर के स्वामी, वो इससे मुझे वो याद आ जाता है मालगुडी डेज। हाँ, स्वामी एंड फ्रेंड्स, करेक्ट, लीड कैरेक्टर। हमने शुक्रवार को मैनेजमेंट से मुलाकात भी की थी। बिल्कुल। उसके बाद हमारी रिसर्च टीम ने अच्छा नोट बनाया। आज हम उसका पूरा विश्लेषण 9 बजे करेंगे। चलिए, तो 9 बजे आईपीओ पर बात करनी है। 9 बजे अनिल जी का रोज की तरह स्टॉक ऑफ द डे भी आएगा, तो दूसरा वाला होगा। आइए बाकी स्टॉक्स, खबरें और ब्रोकर रिपोर्ट्स पूरी डिटेल्स देते हैं हमारी रिसर्च टीम के साथ। कुशल, नुपुर और आशीष हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें कौन सी लेकर आए आप? मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से ऑफकोर्स पार्क होटल्स हाल ही की लिस्टिंग रही है, वो अपने Q3 नंबर्स घोषित करते हुए दिखेंगे। साथ ही एनटीपीसी, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर 30,023 करोड़ रुपए के कुल कई सारे प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन भी यहाँ पर करते हुए दिखेंगे। टेलीकॉम मंत्री जी आज दोपहर 3:30 बजे चक्षु नाम का एक ऐप है, इट्स एक ट्रू कॉलर टाइप का ऐप है, जहां पर आपको अपने कौन कॉल कर रहा है और आप इसको आगे चलकर कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पर ये डिटेल्ड ऐप ये लॉन्च करते हुए दिखेंगे। गूगल से आईटी मंत्री की आज मुलाकात भी होने वाली है। जैसे कि सर अभी बता रहे थे कि सभी 10 ऐप्स के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हुए दिखेंगे। शाम 5 बजे एक्सपेक्टेड है कि ये बैठक हो सकती है। आईपीओ अपडेट के लिहाज से आर के स्वामी, आज से ये आईपीओ खुलेगा, 6 मार्च तक आईपीओ खुला रहेगा। फ्रेश इशू 123 करोड़ रुपए का, ओएफएस करीबन 250 करोड़ रुपए का, कुल मिलाकर इशू साइज 423 करोड़ रुपए का है। साथ ही एंकर निवेशकों से कंपनी को करीबन
187 करोड़ रुपए मिलते हुए दिखेंगे। फाइनल एलोकेशन 65 लाख शेयरों की 288 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यहाँ पर कंपनी ने की है। चुनिंदा निवेशकों में निपॉन लाइफ, LIC, सोसाइटी जनरल, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स जैसे जो दिग्गज संस्थागत निवेशक है वो शामिल है। मुक्का प्रोटीन्स डे 2 अपडेट, आज इसका आखिरी दिन है। कुल मिलाकर अभी तक लगभग 7 गुना ये बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन 10.2 टाइम्स है, QIB 1.9 टाइम्स है। मॉइल फरवरी महीने का ये अपडेट आता हुआ दिखा है। कंपनी ने फरवरी में सबसे बेहतर प्रोडक्शन यहाँ पर अब किया है। मैंगनीज ओर का उत्पादन 15% बढ़ा है और साथ ही FY24 में फरवरी तक कुल उत्पादन 37% बढ़कर 15.84 लाख टन पर होता हुआ दिखा है और कंपनी महीने दर महीने एक्सप्लोरेशन पर ज़्यादा जोर भी दे रही है। खबरों के लिहाज से नज़ारा टेक फोकस में रहेगा। बोर्ड ने लगभग 28.7 लाख इक्विटी शेयरों को 872 रुपये 15 प्रति शेयर के भाव पर अलॉट करने को मंजूरी दे दी है। अभी मौजूदा भाव 767 रुपये का है, तो मौजूदा भाव से करीबन 13.7% के प्रीमियम पर तो अलॉट करने को मंजूरी दी है। कुल 7 अलॉटीज़ हैं जिनको 250 करोड़ शेयरों का अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा और उनमें से ICICI प्रूडेंशियल, प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो शामिल होते हुए दिखे हैं। और अंत में जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर एक इंटरव्यू में MD एंड CEO पुनीत गोयनका साहब ने कहा है कि FY26 तक 2000 करोड़ EBITDA का इनका टारगेट है। FY26 तक करीबन 18 से 20% EBITDA मार्जिन का ये लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं और घाटे वाले या फिर कमज़ोर ROI वाले जो सेगमेंट्स या बिजनेस है उसकी समीक्षा भी करते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट खबरें आज की जहां पर आपको रखनी है नज़र। नुपुर से भी जानते हैं कुछ और खबरें। नुपुर, मॉर्निंग बताइए। गुड मॉर्निंग। एंजल वन के साथ शुरुआत करते हैं। अभी सुबह यहाँ पे अपडेट आया है कंपनी का, जहाँ पे फरवरी के महीने में ग्राहकों की संख्या में करीबन 5% की बढ़त आपको यहाँ पे नजर आई है। एवरेज डिलीवरी ऑर्डर देखें तो 9% की बढ़त यहाँ पर दिखेगी और टर्नओवर में भी 3% की बढ़त फरवरी के महीने में देखने को मिली। पटेल इंजीनियरिंग तेलंगाना सरकार से कंपनी और उसके JV को करीबन 525 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो है ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। RCC प्रोजेक्ट वाला ये ऑर्डर है जो कंपनी को मिल चुका है। SJVN, जहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी को 200 मेगावाट गुजरात सोलर पावर प्रोजेक्ट से कंपनी को एक ऑर्डर मिला। 2.66 प्रति यूनिट की टैरिफ यहाँ पे दी जाएगी और जो प्रोजेक्ट की लागत है वो करीबन 1100 रुपये की है। तो SJVN भी फोकस में रहेगा। KPI ग्रीन एनर्जी पर फोकस करना है। कंपनी ने 200 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर पोर्टफोलियो पावर प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया। 2025 तक इसकी क्षमता पूरा करने का लक्ष्य है। तो KPI ग्रीन एनर्जी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। स्वान एनर्जी, कंपनी की सब्सिडी ने पूरा 2200 करोड़ का जो कर्ज समय से पहले बैंकों के कंसोर्शियम को चुका दिया है। सितंबर 2023 के ग्रुप का जो कर्ज था वो 4128 करोड़ के आसपास था और दिसंबर में घट के करीबन 3817 करोड़ रह चुका है और अब देखें तो 1675 करोड़ के आसपास का कर्ज ही कंपनी के पास बचा है और कंपनी लगातार ये कह रही है कि बैलेंस शीट से कर्ज कम करने पर ही कंपनी का पूरा फोकस बना हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, जहाँ पे कंपनी ने नॉर्थ बेंगलुरु में करीबन 62 एकड़ की ज़मीन प्रोजेक्ट के लिए एक टाउनशिप बनाने के लिए करार किया है। अनुमानित बुकिंग वैल्यू देखें तो करीबन 5000 करोड़ रुपए के आसपास की। सिग्नेचर ग्लोबल के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है, जहां पे कंपनी ने गुरुग्राम में प्रीमियम हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। 3600 करोड़ की प्री फॉर्मल लॉन्च सेल्स का अनाउंसमेंट भी कंपनी ने किया है। और लास्ट में गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्ट्स, जहाँ पे वेस्ट बंगाल के यूनिट में 120 TPD लिक्विड ग्लूकोज यूनिट की शुरुआत कंपनी ने की है। तो प्रोडक्शन स्टार्ट पर गुजरात अम्बुजा भी आज फोकस में रहेगा। तो ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें, कुछ फंड एक्शन और बाकी सारे अपडेट्स भी। आइए देखते हैं आज कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर आपको रखनी है नजर। FIR मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कह रही है आज की रिपोर्ट्स। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो स्टील कंपनीज यहाँ पर खास नजर रखिएगा। CLSA की तरफ से बड़ी डिटेल रिपोर्ट आई है, दिन के दौरान विस्तार से भी बताऊंगा। फिलहाल के लिए देखिए टाटा स्टील को कर दिया डाउनग्रेड। पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब बिकवाली की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस 145 रुपये से घटाकर 135 का कर दिया। भाव चल रहा है 155 रुपये का। सिमिलरली अगर आप देखें तो JSW स्टील यहाँ पर भी डाउनग्रेड आया और टारगेट प्राइस 810 से घटाकर 730 रुपये कर दिया। और इसके पीछे कारण अगर आप देखें तो मान रहे कि पिछले 18 महीने में बड़ी तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिली, जिसके चलते वैल्यूएशन इन्हें महंगे लग रहे हैं। लेकिन रिलेटिवली यस सर, रिलेटिवली JSPL ये स्टॉक है जो CLSA को थोड़ा सा बेटर लग रहा है। यहाँ पर इन्होंने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को तो बरकरार रखा है,
लेकिन टारगेट प्राइस 820 रुपए से बढ़ाकर 840 रुपए कर दिया और इसी के करीब का भाव चल रहा है। ये मान रहे कि आगे जाके बेटर मार्जिन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, नहीं बजाज ऑटो पे जाए उससे पहले मेरा एक सवाल आया है जो अभी आपने टीज किया है कि दिन के दौरान मैं विस्तार से बताऊंगा। ये दिन के दौरान मतलब कब, जो अभी आपने टीज किया कब? मतलब आपने पहले से प्लानिंग कर ली कि इस रिपोर्ट में मैं लीड करने वाला हूँ? ये पक्का है। पक्का है? अच्छा, कब? ये सर मैं रेडी हो जाऊंगा 9 बजे तो उसके बाद जब आप बुलाओगे कर लूंगा। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ तो याद रखिएगा। हाँ ये सारे बताइए अब बजाज ऑटो। सर बजाज ऑटो पर जेपी मॉर्गन की तरफ से अच्छी रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस में बहुत बढ़िया बढ़ोतरी की है। 8,275 रुपए से सीधे बढ़ाकर 8,900 रुपए का टारगेट दिया है और ये मान रहे कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस यहाँ पर वॉल्यूम के लिहाज से देखने को मिल रहा है और इसी के चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में 1 से लेकर 3% की बढ़ोतरी कर दी है। एमएनएम यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सीएलएस से थोड़े से बेरिश हो रहे हैं और कारण ये कि तेजी स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा आ चुकी है। रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड, लेकिन टारगेट प्राइस क्या है एडजस्ट 2,074 रुपए से बढ़ाकर 2,115 रुपए का टारगेट दिया। 1,960 रुपए का भाव चल रहा है। आयशर मोटर्स पर सीएलएस से अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ाया 3,906 से बढ़ाकर 3,955 कर दिया है। एचयूएल पर रिपोर्ट अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस कट किया है सीएलएसए ने और एचडीएफसी बैंक यहाँ पर एचएसबीसी खरीदारी के राय दे रहे हैं। 1,750 रुपए का टारगेट है। 1,431 रुपए का भाव चल रहा है। गुजरात गैस पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 577 का भाव, 579 रुपीज का टारगेट। और अंत में अपोलो हॉस्पिटल जहां पर कुछ खबरें आ रही हैं कि सिंगल भाव होगा पूरे देश भर में, ये मॉर्गन स्टैनली मान रहे कि काफी अनलाइकली है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस करंट मार्केट प्राइस से काफी अच्छा है। 7,181 रुपए का टारगेट दिया है। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी बढ़िया रिपोर्ट्स और कुछ और डिटेल्स आशीष ने हमें वादा किया है थोड़ी देर में और ज़्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ आएंगे भी। करते हैं हमारे सारे मेहमानों को स्वागत। बिल्कुल, और सोमवार की सुबह आपको मिलेगा पिक ऑफ द वीक। शुरुआत करेंगे आज मेहुल जी के साथ। मेहुल जी सुप्रभात, स्वागत है आपका, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज की जो मेरी पिक ऑफ द वीक है वो है एयू बैंक। ये कंडीशनल बाय है एयू बैंक में, बाय अबाउ 585, तकरीबन 583 के आसपास ये क्लोज हुआ है। 85 के ऊपर बाय करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 570 और अपसाइड टारगेट रहेगा 615 का। हाईली ओवरसोल्ड काउंटर है, एक बाउंस के चांसेस है। पिछले 2 साल का अगर मैं देखूं तो डिमांड जोन था 560 टू 540, वहां पर आ गया है काउंटर। 200 वीक का ईएमए, नॉट डेली बट एटलीस्ट 200 वीक का ईएमए को रीटेस्ट किया तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे। तो एक चांसेस है कि एक शार्प बाउंस आ सकता है ये वाले सीरीज में इस काउंटर में। सो खरीदारी की सलाह रहेगी एयू बैंक में अबव 585। अच्छा, 585 पार हो तो ही खरीदना है, राइट सर? और तब स्टॉप लॉस टारगेट क्या लगाने हैं? 570 का स्टॉप लॉस है अनिल जी और टारगेट है 615 का। कितना? 605? 615। और ये सारे कैश के लेवल से, राइट सर? जी वेरी नाइस, ओके। कंडीशनल बाय है आपकी और एयू स्मॉल फाइनेंस की, दोनों की कंडीशन ठीक रहे तो खरीदे 585 के ऊपर, ऐसा मेहुल जी कह रहे हैं। अच्छी कंडीशन वाले बंसल जी हमारे साथ हैं। तो बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर कैसा रहा 1.5 दिन का वीकेंड? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी वीकेंड तो पता ही नहीं चला, ये शनिवार को मार्केट नहीं होनी चाहिए अनिल जी, बिल्कुल पता नहीं चला। बट अनिल जी सोमवार अच्छा रहा अनिल जी। सबसे पहले तो जब आशीष ने बोला ना ड्यूरिंग द डे, तो मैंने कहा अभी आएगा अनिल जी का बाउंसर। तो बस अनिल जी सब कुछ छोड़ के, लैपटॉप को ऑन छोड़ के मैं इसी में था, आपका बाउंसर आ जाए। फिर आपने जब शुरुआत करी मेहुल जी से, तब मुझे समझ में आया अनिल जी आज मेहुल जी मतलब कि आज तक का मतलब कि अभी तक तो हम सब में सबसे बेस्ट चमक रहे हैं और आज तक का सबसे चमकता हुआ चेहरा मेहुल जी का आज का है। तो आज अनिल जी जो आपने मेहुल जी की शुरुआत करी, बिल्कुल ठीक शुरुआत करी और नए अनिल जी स्टाइल में। आपने स्टाइल नहीं देखा यहाँ पर जो आजकल के यंग बॉयज अनिल जी रखते हैं स्टाइल में, गोटी अनिल जी चमक रहे हैं। चश्मा भी इनका एकदम आज करण जौहर जैसा लग रहा है। तो अब बॉम्बे में होता तो पार्टी ले लेता आपसे। गोटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? हाँ, गोटी। गोटी, गोटी, वेरी गुड, वेरी नाइस। वेली मेहुल जी, आपको आज सुबह सुबह कॉम्प्लीमेंट्स मिले बंसल जी से और इनकी भावनाओं में हम भी इनके साथ हैं। जी बंसल जी, इतनी तारीफ करने के पीछे ऐसा तो नहीं कि आप नोटा का इस्तेमाल करना चाहते हैं? नहीं अनिल जी, आज तो पहली बार मैं जीवन में कामयाब हुआ हूँ। समोसा टाई नहीं पहनी अनिल जी,
कभी नहीं अनिल जी बनती थी, अब ये टाई तो कभी खोलूंगा ही नहीं अनिल जी। मैं आज आपकी एक्चुअल टाई पहन के आया हूँ तो आज विदाउट समोसा टाई हूँ, रोज समोसा टाई रहेगी अनिल जी। नाइस और नाइस। पिक ऑफ द वीक है अनिल जी आदित्य बिरला फैशन अनिल जी। ABFRL अनिल जी बहुत बढ़िया लग रहा है, 240 के अराउंड चल रहा है, नीचे चल रहा है अनिल जी, प्राइस कम नोट करा हुआ है मैंने, 224 का लगाना है, स्टॉप लॉस 242 के टारगेट के लिए आदित्य बिरला फैशन पर खरीदारी की राय है। आदित्य बिरला फैशन ABFRL 231 के आसपास चल रहा है, 220 का स्टॉप लॉस 220 का लगाना है, टारगेट 240, राइट सर? नहीं अनिल जी 224 का स्टॉप लॉस लगाना है और 242 के टारगेट्स हैं। 224 स्टॉप लॉस, 242 टारगेट। ओके वंडरफुल। कुणाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल जी सुप्रभात, स्वागत है, हमने आपको मिस भी किया। बताएं सर आपका पिक ऑफ द वीक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आपका ये जो गला गड़बड़ा रहा है अनिल जी, इसके लिए कई सारे सुझाव मेरे पास आए हैं कि अनिल जी को ये राय दे दीजिए, ये मशवरा दे दीजिए। किसी ने और अनिल जी एक मशवरा मेरी ओर से भी है कि आप दिल्ली पधारें। एक मिनट गर्मा गर्म छोले भटूरे चाय। एक मिनट, आप मशवरा देने से पहले किसी ने ये तो नहीं बोला कि अनिल जी का गला दबा दो। ये वाला आया तो मत देना भाई। मतलब कभी क्या बोलता है, सर दर्द हो रहा है सर दबा दो, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं हाथ पैर दबा दो, कमर दर्द हो रही कमर दबा दो। मेरा कोई गला दर्द नहीं हो रहा भाई साहब, मैं ठीक हूँ जैसा हूँ, मैं जैसे जैसे काम चला लूँगा। बताए तो छोले भटूरे खाने से ठीक हो जाएगा। आपको दावत है अनिल जी, अनिल जी आप एक बार छोले भटूरे खा के देखिए। छोले भटूरे, गरम चाय और जलेबी अनिल जी एक बार आप खा लेंगे तो 101% अनिल जी गला बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। और ये मौसम अच्छा है अनिल जी, दिल्ली में अभी भी मौसम ठीक है, तो कुछ ही समय बचा है, उसके बाद तो गर्मी ताबड़तोड़ हो जाएगी। तो अनिल जी आपको न्योता है यहाँ दिल्ली वालों की ओर। 20-25% तो सोच सोच के ठीक हो गया है मेरा। धन्यवाद। मतलब मुझे भी बहुत सारे नुस्खे आ रहे हैं, लोग मुझे ट्वीट करके ये करिए वो करिए। ये छोला भटूरा जलेबी वाला नुस्खा अकेला कुणाल ने दिया और किसी ने नहीं दिया। आज से ज़्यादा हंस भी नहीं पाऊंगा कुणाल जी, ना हंसूँ इसका मतलब ये मत समझिए कि आपके डायलॉग अच्छे नहीं है। डायलॉग हमेशा की तरह इतने ही अच्छे हैं, लेकिन मेरी हंसने की आज लिमिटेशन है। जी सर बताएं। तो अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल मुझे लगता है अनिल जी कि कंसोलिडेट कर रहा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि महत्वाकांक्षी चार्ट है और इसमें आपको 1200 रुपए तक का एक मूव देखने को मिलेगा। मेरी खरीदारी की राय है यहां पर एक स्टॉप लॉस रख लें 1122 रुपए पर, 1122 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट होगा 1155 रुपए का और पूरी सीरीज के लिए, पूरे सप्ताह के लिए टारगेट होगा 1180 रुपए। 1155 1180 के बड़े टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल में करें खरीदारी। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है आपके लिए जैन साहब से मुलाकात करवाने का। जैन साहब सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। तो सैटरडे को दे ही दी थी, बट आज बहुत सारी पिक्स है मेरे पास, बहुत बड़ी लिस्ट है और उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि एक तो कैनरा बैंक कैन बी वन ऑफ द पिक्स। आई थिंक लास्ट वीक मैंने आपको भी देते हुए सुना या पैनल में भी काफी लोगों ने डिस्कस किया। सो PSU बैंक्स विल डू वेल। ACC एक पिक है जो सीमेंट स्टॉक्स और अडानी स्टॉक्स संभाव कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त चार्ट पे भी बना रहा है और पैटर्न बना रहा है। और दूसरी बात और कि जो सीमेंट स्टॉक्स है उनके रिजल्ट्स अच्छा है तो सीमेंट स्टॉक्स कैन डू वेल। ल्यूपिन वन ऑफ दी मतलब फाइनेस्ट फार्मा कंपनीज, अभी जबरदस्त जो टर्न अराउंड दिया है तो वो है ल्यूपिन। और एक स्टॉक है टाटा स्टील, मुझे मेटल्स में बढ़िया माहौल लगता है तो टाटा स्टील पे बिल्कुल ध्यान दें। और सैटरडे के दिन एक स्टॉक पे डिस्कस किया था, दीपांशु जी ने पूछा था, वो था हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। यहाँ पे भी एक बढ़िया वो लगता है मुझे। तो ये तो हो गए मेरे FNO पिक्स। और जो मेरा मेन पिक ऑफ द वीक है कैश मार्केट से है वो है नेस्को लिमिटेड। और डिस्क्लेमर है कि ये सारे स्टॉक्स आगे पीछे चैनल पे भी डिस्कस किए और क्लाइंट्स के साथ भी डिस्कस किए हुए हैं, तो आप भी जब भी खरीदे तो आप अपने रिसर्च भी साथ में करें। ओके तो ये है आपके लिए जैन साहब की तरफ से कुछ बेहतरीन कॉल्स जहां पर आपको रखनी है नज़र। नेस्को पर भी रखिए नज़र, ये भी जैन साहब की तरफ से राय आपको आती देखिए। जैन साहब एक बार ज़रा लेवल्स इसके लिए फिर से बता देंगे नेस्को के। नेस्को के लिए अगर मैं लेवल्स बताऊं तो ये तो मुझे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो पिक ऑफ द वीक के हिसाब से है, बट लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे 1000 प्लस लगता है। बाकी अभी इस वीक के लिए मुझे लगता है कि 900 प्लस मतलब 910 से 25 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है इन लेवल्स पे।
910 से 925 इस हफ्ते के लिए, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 4 डिजिट्स में भी ये स्टॉक जैन साहब को जाते हुए दिखता है। रखेंगे इस पर नजर और देखते हैं आज कैसी मूव इस पर आपके लिए बढ़ेगी भी। आई थिंक बंसल जी की भी इस स्टॉक पर कोई राय है? बंसल जी बताएं सर। दीपांशु, मैं और कुणाल जी भी इस पर कंटिन्यूसली बुलिश हैं। 2 बार 10 की कमाई में रिकमेंड करा हुआ है, नीचे में भी रिकमेंड किया था, और स्टॉक कभी भी भाग सकता है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक 1200-1300 प्लस जाने का पोटेंशियल रखता है और विदाउट एनी वार्निंग सिग्नल भागेगा। एक ही चीज बोलूंगा, मतलब कि ना ऐसे स्टॉक्स को कभी खराब समय हो, जब मैं जैन साहब को लो वॉल्यूम स्टॉक है रिकमेंड कर रहे हैं तब मत लें। जब भी कभी नीचे मिल रहा है, फ्लैट मिल रहा है, तो आंखें बंद करके बाय एंड होल्ड करें। बड़ी री रेटिंग का एक प्रबल दावेदार है नेस्को। मैंने और कुणाल जी ने 2 बार 10 की कमाई में भी दिया हुआ है। और हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं कि एक बार जैन साहब ने ITDC बोला था, तो मैं और कुणाल जी साथ में आए थे, तो स्टॉक तेजी से भागा था, और इस पर भी हमारा मतलब कि मेरा और कुणाल जी का बुलिश व्यू है, तो व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाह रहे थे। तो ये आपके लिए नेस्को पर राय पसंदीदा है राकेश जी, कुणाल जी का, और पसंद है संदीप जैन साहब को भी ये काउंटर। देखते हैं आज इसमें कैसी मूव आपको आती हुई दिखेगी। कुछ कैश स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर एक्शन आते हुए दिख सकता है। मॉइल, एक बार मेहुल जी इसका चार्ट देख लें। फरवरी महीने का उत्पादन का अपडेट आया है। मैंगनीज के उत्पादन में करीब 15% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस साल FY24 में अब तक करीब 37% की इन्होंने सालाना ग्रोथ भी देखी है। मॉइल का चार्ट क्या कहता है, मेहुल जी जरा बताएं। वैसे भी मेटल स्टॉक्स तो अच्छे एक्शन में है ही। दीपांशु, चार्ट काफी अच्छा है। पिछले 2-3 दिन में हमने देखा कि इसने 200 डेमा को रीटेस्ट किया और उसके बाद वहां से रिवर्सल आया, तो 260 का एक अच्छा बेस बन चुका है। हम अगर पिछले 1-8 महीने की बात करें तो अच्छा खासा करेक्शन आया था, लगभग 370 के आसपास से 260 के आसपास का करेक्शन आया। उसके बाद ये रिवर्सल कंफर्मेशन हुआ है। मेरे हिसाब से यहाँ से अच्छा खासा बाउंस आना चाहिए। 280 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल 270 का सपोर्ट मान के चलो, और अपसाइड में 300 से 320 तक का शार्प बाउंस देखा जा सकता है इस स्टॉक में। 300 से 320 के लेवल्स आ सकते हैं स्टॉक में, रखिएगा नजर। मॉइल, मैंगनीज, और यहाँ पर आपको अच्छा एक्शन दिख भी सकता है। नज़ारा टेक, एक बार कुणाल जी इस पर राय दें। इन्होंने फंड रेजिंग करा है, करीब 7 शेयर होल्डर्स को अलॉट किया है 250 करोड़ के शेयर्स, जिसमें ICICI प्रू और प्लूटस वेल्थ भी शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली करीब 14% के प्रीमियम पर यह अलॉटमेंट किया है। सैटरडे की क्लोजिंग 767 की थी और इन्होंने अलॉटमेंट 872 पर किया है। जरा एक बार नज़ारा टेक के चार्ट पर राय दें सर। देखिए, एक सपोर्ट डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु। ये सपोर्ट जो है लगभग 750 रुपए के आसपास है, और यही अभी रिसेंट लो भी स्टॉक का रहा है। ओवरऑल नजारा टेक काफी अरसे से बाजार को अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसीलिए कोई खरीदारी की राय नहीं है। मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक कुछ समय और कंसोलिडेट कर सकता है। ये कंसोलिडेशन 750 से 850 के बीच में हो सकता है, और ये कंसोलिडेशन पूरा हो जाएगा, दोबारा स्टॉक में मोमेंटम दिखेगा, तब खरीदारी के बारे में सोचें। जिनके पास पहले की लॉन्ग पोजीशन है 750 का स्टॉप लॉस रख लें। ओके, और आई थिंक नज़ारा टेक पर भी बंसल जी की कोई खास टिप्पणी आ रही है। बंसल जी बताएं नज़ारा टेक। दीपांशु, एक अपडेट देना चाहता हूं कि नज़ारा में जो आपने बोला ना प्रीमियम पर अलॉटमेंट हुआ है, दीपांशु ये प्रीमियम पे नहीं है। ये जब स्टॉक 940-945 के अराउंड था ना, तब इसकी अनाउंसमेंट आई थी जिस दाम पर ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इन्होंने कुछ लोगों को कराया। इसमें शायद जीरोधा के प्रोमोटर्स भी हैं, तो ये प्रीमियम पे नहीं है। उस समय डिस्काउंट पे था, प्राइस गिर गया इसलिए अब प्रीमियम पे लग रहा है। तो प्राइस गिर गया इसके लिए आपको प्रीमियम पर लग रहा है, बट नॉनदलेस सैटरडे की क्लोजिंग से देखें तो करीब 14% ऊपर ही अलॉटमेंट हुआ है। हालांकि जिस समय अनाउंसमेंट आया था वहां से थोड़ा प्राइस करेक्ट हुआ है। तो नज़ारा पर रखनी है नज़र। ये स्टॉक आज आपको अच्छे एक्शन में आते हुए दिख ही सकता है। कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में आपको आते हुए दिख सकते हैं। SJVN, सुमित जी की पसंदीदा शेयर है ये। जब जुड़ेंगे तो उनसे भी एक बार अपडेट लेंगे, बट ज़रूर एक बार मेहुल जी से चार्ट चेक लेना चाहूँगा। मेहुल जी, करीब 1100 करोड़ के लागत पे प्रोजेक्ट ये लगा रहे हैं। गुजरात में ये सोलर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं। SJVN का एक बार जरा चार्ट देखें सर। दीपांशु, पिछले 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन से ये काउंटर एक रेंज में ही है। बहुत ही छोटी सी रेंज है। 127 अपसाइड में क्लियर नहीं कर पा रहा और नीचे में 115 पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। 127 क्रॉस करने के लगभग 4 से 5 अटेम्प्ट हो चुके हैं ये काउंटर में। अभी भी 120 के पास ये ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 127 निकलता नहीं, कोई बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकता इस स्टॉक में। बट अगर न्यूज कोई पॉजिटिव हो और 127 निकल जाए तो ये काउंटर में अच्छा खासा मूव अपसाइड का देखा
जा सकता है, 140 145 तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। सो नजर रखिए इस काउंटर पर, वॉच पर रखिए, 127 के ऊपर अच्छा बाय बनता है SJVN। तो SJVN यहाँ पर आपको रखनी है नज़र, इसमें भी आपको एक्शन दिख सकता है आज के लिए। जैन साहब, पटेल इंजीनियरिंग, अगर इस पर आप व्यू रखते हैं सर, तेलंगाना सरकार से कंपनी और उसकी जेवी पार्टनर को करीब 525 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस कंपनी में पटेल इंजीनियरिंग का शेयर करीब 268 करोड़ का होने वाला है। एक RCC प्रोटेक्शन वॉल बनाने के इन्हें मिला है, करीब 8.5 किलोमीटर की ये वॉल होगी। कोई राय सर पटेल इंजीनियरिंग पे? नहीं, देखिए ये स्टॉक को मैंने वैसे कवर नहीं किया है, बट यस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डेट्स और ये सब को लेकर थोड़ा इशू रहता था कंपनी में। बट चूंकि EPC कंपनी है और कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां है, इंफ्रा में अभी जबरदस्त पुश है सरकार का, तो सर्टेनली ये कंपनियां आप सारी अच्छी कर रही है और इनकी बैलेंस शीट्स भी बेहतर हो रही है। तो ये न्यूज तो देखिए पॉजिटिव, और ये स्टॉक चला भी है, मतलब कॉन्ट्रारी टू माय मतलब जो भी पढ़ता, तो मेरे हिसाब से ठीक है। जिन्होंने लिया वो होल्ड करके रखे, और आज उछाल आने पे अननेसेसरीली एंट्री मत कीजिएगा, नीचे आए तो देखा जा सकता है। बट ओवरऑल मुझे जो थोड़ा सा डेट इक्विटी रेशियो है और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, उसको लेकर ये मेरे कभी भी रडार पे उस तरीके से नहीं आता है स्टॉक। बाकी इट्स अ होल्ड सर्टेनली, बिकॉज आई लाइक द सेक्टर, बिकॉज द न्यूज इज पॉजिटिव एंड थिंग्स हैव बीन गेटिंग बेटर विद द कंपनी। तो ये है पटेल इंजीनियरिंग, इस पर रखिए नजर। थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है डेट सिचुएशन में इनकी, जैन साहब कह भी रहे हैं। हाँ सर, कुणाल जी से पूछना चाहता हूँ, या कुणाल जी क्या कोई भी जवाब दे सकता है, जवाब जैन साहब के अलावा दे, जो भी दे, कि क्या जैन साहब जिस समय एकदम श्योर नहीं होते इसमें बाय या सेल कॉल देना होता तब ज़्यादा इंग्लिश बोलते इसमें अनिल जी, हाँ जी कुणाल जी। अनिल जी, जब जैन साहब यहाँ पर कचौड़ी भेजने का वायदा करते हैं और फिर कचौड़ी नहीं डिलीवर होती है, तभी भी अनिल जी इंग्लिश में ही जवाब देते हैं। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है अनिल जी। ओके, तो जैन साहब मैं मतलब ऑब्जर्व करना पड़ता है ना भाई, क्या है क्या नहीं। भले जैन साहब वो गला खराब है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन दिमाग एकदम बिल्कुल एक्टिव है। समझना कि हाँ, मुंह एक्टिव कम है, दिमाग पूरा एक्टिव है, चिंता न करें। चलो हम दोनों खांसे तब तक आप आगे बढ़ाइए। हाँ, थोड़ा दिन ही ऐसा है। चलिए, हम बात कर रहे हैं कंपनी जो अपनी डेट सिचुएशन को इम्प्रूव कर रही हैं, और उसमें से एक है स्वान एनर्जी। यहाँ पर इनका अपडेट आया है कि इन्होंने 2206 करोड़ का पूरा कर्ज समय से पहले बैंक्स के कंसोर्शियम को लौटा दिया है। सितंबर 2023 में इनका कर्ज 4128 करोड़ का था। स्वान एनर्जी के स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, जो दिसंबर 2023 में घटकर 3817 करोड़ हुआ। अब इन्होंने बाकी कर्ज भी चुका दिया है, अब करीब 1675 का कर्ज इनके लिए बाकी है। स्वान एनर्जी, कुणाल जी एक बार जरा इसके चार्ट पर नजर डालें। रिसेंटली अच्छे एक्शन में रहा है, हालांकि हमने देखा सैटरडे को करीब 4% जरूर गिरा था। देखिए, एक बहुत शार्प अपमूव हमने स्टॉक में देखा है दीपांशु, और मुझे लगता है कि अभी भी इसमें आज इस खबर के बाद भी बड़ी तेजी बननी चाहिए। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करने की मेरी राय है। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 705 के आसपास रखें, 705 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। मुझे लगता है स्टॉक आपको नए हाइज बनाता हुआ नजर आएगा। 705 का स्टॉप लॉस रखकर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर बाय करें, होल्ड करें। नई खरीदारी की मेरी राय नहीं। ओके, तो नई खरीदारी की राय नहीं रहेगी, बट स्वान एनर्जी पर आपको रखनी है नज़र। स्टॉक में आज एक्शन दिख सकता है। डेट रीपेमेंट का इनके लिए एक बड़ा ट्रिगर आया है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, बंसल जी एक बार इसके चार्ट पर ज़रा नज़र डालें सर। इन्होंने एक लिक्विड ग्लूकोज यूनिट की शुरुआत करी है करीब 120 TPD की क्षमता के साथ, और इनका कुल क्षमता भी अब 900 TPD बन चुकी है टन्स पर डे। ज़रा बताएं सर, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, इसके चार्ट पर क्या राय है? दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, कोई भी डिप आए तो खरीदें। और लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर नीचे में 397, 96 एक अच्छा सपोर्ट है। कोई बाय करना चाहता है तो 396 के नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और नियर टर्म टारगेट्स देखें तो 420 के नियर टर्म टारगेट्स हैं, बट अगर कोई बाय एंड होल्ड करता है तो अच्छी तेजी का प्रबल दावेदार है। ओके, तो ये है आपके लिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट स्टॉक। जबरदस्त सेक्शन में आज फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है, कुछ नए एक्सपांशन आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। सुमित जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द वीक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, जो स्टॉक अभी चार्ट्स पे बढ़िया दिख रहा है वो है ग्लेनमार्क।
ग्लेनमार्क के अंदर मोमेंटम यहाँ से ऊपर का बनना चाहिए। ग्लेनमार्क चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है, 925 928 के पास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 900 का इसके अंदर नीचे में इमीडिएट सपोर्ट है 895 900 का, तो 900 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट 960 रुपए का, दूसरा टारगेट 980 रुपए का, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट्स है, खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा ग्लेनमार्क। ओके, तो ग्लेनमार्क इस पर रखनी है आपको नजर, आज एक्शन में ये को स्टॉक दिख भी सकता है। एंजल वन, जैन साहब इस पर राय लेनी है। वैसे हम सैटरडे को भी हमने अपडेट दिया, पिछले हफ्ते भी अपडेट दिया, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखे हैं। एनएसई पर अब 9 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। एंजल वन ने भी अपडेट दिया है, करीब 5% मंथ ऑन मंथ इनके ग्राहकों में बढ़त आती हुई दिखी है, और एवरेज डेली ऑर्डर बुक यहाँ पर इनकी करीब 0.9% मंथ ऑन मंथ बढ़कर आई है। एवरेज डेली टर्नओवर में 3% की बढ़ोतरी देखिए, ऑर्डर संख्या इनकी करीब 4% बढ़कर आई। तो बढ़िया अपडेट इन्होंने फरवरी महीने के लिए दिया है। सर कोई राय रखते हैं एंजल वन पे? नहीं, बिल्कुल रखते हैं। देखिए, मैंने इसको जैन साहब के जेम्स में 300 350 के लेवल्स पे स्टॉक रेकमेंड किया था, और वहां से आज मतलब 9x मतलब हो गया और आगे भी चले गए। क्योंकि सबसे बढ़िया बात है ये कंपनी, देखिए जो हम लोग एक कैटेगरी में आते हैं, जैसे एक हो गया ये डिस्काउंट ब्रोकर्स है, और दूसरा जो एकदम टेक एनेबल्ड ब्रोकर्स है वो लोग, और एंजल वन और जो पुराने जो पेडिग्री वाले ब्रोकर्स थे, उन लोगों ने अपने आप को उस लेवल पे ट्रांसफॉर्म नहीं किया था जिस तरीके से टेक एनेबल्ड और डिस्काउंट ब्रोकर्स थे। बट एंजल वन ने बहुत फास्ट ट्रांसफॉर्म किया और उनको ये रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो बेसिकली ये एक जुडिशियस कॉम्बिनेशन है कि एक ओल्ड ब्रोकरेज, ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउस, और प्लस जो न्यू एज और जो ये टेक एनेबलमेंट और इनके ऊपर जो फोकस करके जो इन्होंने काम किया, तो उसका रिजल्ट नतीजा देखने को मिला। आज 1000 करोड़ प्लस के बॉटम लाइन पे है, मतलब विच इज ह्यूज। मतलब 5-7 साल पहले आप देखो तो मतलब बहुत ही नॉर्मल 2 फिगर्स में पैसे कमाते थे, और आज आईपीओ के टाइम पे भी उतना रिस्पॉन्स मिला था जितना मिलना चाहिए, और उसके बाद से नॉन स्टॉप चला है। तो मेरे हिसाब से आगे भी चलेगा, क्योंकि ये जो भी अगर ग्रोथ आती है तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा इस कंपनी के पास भी रहता है। आपने सारी चीजें बोली, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैव बीन वेरी गुड, एंड आई थिंक जो फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है, तो एंजल वन इज वन ऑफ द बेट्स। सर्टेनली उस पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। ऊपर के लेवल से भी करेक्ट भी हुआ है, सो विच इज अ गुड थिंग टू एंटर द स्टॉक ऑल्सो। तो आई थिंक नीचे आने पे लीजिए, और जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करके रखें। ओके, तो यह है आपके लिए एंजल वन, जहां पर आपको मूव बढ़िया आती हुई दिख सकती है। इस पर भी रखेंगे नजर।